नमस्ते मैम। मैम आपने शुरू में नमस्ते। आपने शुरू में एक इनामुला बिल्डिंग की बात की थी कि वहाँ पर आपने आप गए थे, आपने पूरा वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया। तो वैसे ही मैंने जितना पढ़ा है कि आपने काफ़ी सारे गैर कानूनी पशु हत्याओं को उजागर किया है, उनके बारे में आपने डॉक्यूमेंट किया है और आप लोगों तक लेकर आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने आप ऐसे अपने किसी मिशंस के बारे में बताएं जहाँ पर आपने ये पूरा कार्य किया और वहाँ सबूत इकट्ठा करने में और वहाँ एक्सेस पाने में आपको किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा। क्या वहाँ जा रही हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं सबूत और सब तक ये चीज़ सामने लेकर आ रही हैं। तो जहां पे भी कहीं पशुओं का वध होता है वो अच्छी जगह नहीं होती है। वो सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से खतरनाक जगह होती है। एक आधा कोई मीट शॉप हो स्टैंड अलोन तो बात अलग है, लेकिन जहाँ क्लस्टर्स में होते हैं ये काम, या जहाँ बड़े बूचड़ खाने होते हैं, वो जगह हमेशा डिफिकल्ट होती है एक्सेस करने के लिए। इसीलिए जो एक्सपोर्ट वाले बड़े बूचड़ खाने होते हैं इंटीग्रेटेड, जहाँ पे मशीनों के माध्यम से भैंसों को काटा जाता है, और वो भी असेंबली लाइन सिस्टम में। मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। डिस्टिंक्ट प्रकार के बूचड़ खाने होते हैं। एक वो होता है कि मीट शॉप में जानवर को लाए और काट लिया। एक के आगे दूसरा कट रहा है, मुर्गी के आगे मुर्गी बैठी हुई है, एक तरफ जंगले में पिंजरे में वो रखी हुई हैं, वहीं पे सामने सामने कट रहे हैं, खून खच्चर पंख वंख सब नाली में जा रहे हैं। एक तो ये हो गया मीट शॉप स्लॉटर। कई राज्यों में तो बड़े जानवरों को भी मीट शॉप में ही काट दिया जाता है। केरला में छोटे छोटे बछड़े बंधे रहते हैं मीट शॉप के ही आगे, वो बछड़ों को भी काट लेते हैं वही मीट शॉप में। फिर नेक्स्ट प्रकार का स्लॉटर हाउस होता है कि जो अ, अ, नगर पालिका नगर निगम द्वारा बनाया गया होता है, एरिया डिमार्केटेड होता है, पानी का कनेक्शन वगैरह वगैरह दे दिया होता है नगर पालिका नगर निगम ने, और लोग अपने जानवर खुद लेके आते हैं, वहीं पे काटते हैं और साफ सूफ करके ले जाते हैं अपने मीट शॉप में, और रिटेल सेल अपने मीट शॉप से करते हैं, लेकिन काटने के लिए ही जानवरों को इधर लेके आते हैं। तो ये एक प्रेवलेंट कल्चर है जो हमें कहीं पे भी मिलेगा पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्योंकि इंडिया में एक वार्म मीट कल्चर है, हमारे पास फ्रोजन मीट कल्चर इतना नहीं है। कुछ ही मेट्रोज में फ्रोजन मीट चलता है, मगर ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो ऐसे ही वार्म मीट खरीदें या सामने कटवा के खाएं, तो वो ही खाते हैं। जो एक थर्ड टाइप ऑफ स्लॉटर है, ये जो पहली दो प्रजातियां बताई मैंने, पहली दो प्रकार बताए, इनको इंस्पेक्ट करना बड़ा आसान है। बस गए और देख लिया क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ओपन टू पब्लिक होते हैं ये। थोड़े बहुत लोग वहां पे गड़बड़ प्रकार के होते हैं, मगर इतना कोई खतरनाक नहीं होता। जो थर्ड प्रकार का होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। वो होते हैं एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेस। एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेस किले नुमा चार दीवारी के अंदर बंद होते हैं, वहां पे किसी का घुसना इम्पॉसिबल होता है बिना ऑथराइजेशन के। वहां पे एक बड़ी सी जगह होती है बाहर, जहाँ जिसको लैरेज बोलते हैं, जहाँ पे भैंसों को रखा जाता है, बकरों को या भैंसों को रखा जाता है, रिसीव किया जाता है। ट्रकों से वो आते हैं तो लैरेज में उतरते हैं, टिन शेड लगा होता है उसमें, वहां पे उनको भर देते हैं। और उसके बाद एक गलियारा होता है पतला सा, जिसमें से उनको स्लॉटर हॉल में ले जाया जाता है। उस गलियारे को बोलते हैं रेस। तो एक एक सिंगल फाइल में जानवरों को धक्का दिया जाता है उधर रेस के अंदर जाने का। और जानवर को पता है, भैंस को मालूम है कि उसको स्लॉटर हॉल में ले जा रहे हैं इस रास्ते से, तो वो रेजिस्ट करती है, रुकती है जाने से, अपने आप को जाने से मतलब नहीं जाना चाहती। उसको डर लग रहा होता है, कांप रही होती है, नथुने उसके फूल रहे होते हैं, क्योंकि वो इतनी एंग्शियस, इतनी स्ट्रेस में होती है। तो उस समय उसको बिजली के करंट देके उसके ऊपर तार से उसको चुबा चुबा के आगे बढ़ाते हैं, और जब उसको बिजली का झटका लगता है तो वो घबराहट के मारे आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। उस रेस से जब वो स्लॉटर हॉल के एंट्रेंस पे पहुंचती है, तो उस एंट्रेंस से उसको एक डब्बे नुमा नॉकिंग बॉक्स में लाया जाता है। उस नॉकिंग बॉक्स में उसको टेक्निकली स्टन किया जाना चाहिए,
या निश्चेतन किया जाना चाहिए। निश्चेतन करने की प्रक्रिया कानून में दी गई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के रेगुलेशंस के अंतर्गत बताया गया है कि बकरों को तो कनपट्टियों पे इलेक्ट्रिक करंट देकर कैलकुलेटेड करंट थ्रू अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, स्टनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे बेहोश किया जा सकता है। भैंसों के लिए बिल्कुल माथे पे, आंखों के बीच में उनको एक झटका दिया जाता है, जिससे पहले पेलेट्स होते थे, एक स्टन गन होती थी, उससे दिया जाता था, लेकिन अब ये एयर प्रेशर से दिया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक हलाल एक नॉन हलाल। हलाल में मांस फटता नहीं है, छेद नहीं होता सर पर, और नॉन हलाल में वो पेनिट्रेट कर जाता है, पूरे इसमें छेद हो जाता है और वो भैंस निश्चेतन हो जाती है, बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी गर्दन काटी जाए तो उसको कटने का पता नहीं लगता। ये लॉजिक है निश्चेतन करने का, मगर कोई निश्चेतन नहीं करता। जैसे ही भैंस पहुंचती है नॉकिंग बॉक्स में, उसको वो पूरी रेस में तो उसके ऊपर पानी छिड़कते हुए जाते हैं, जैसे ही नॉकिंग बॉक्स में पहुंचती है उसके ऊपर लाइव वायर फेंक देते हैं और वो स्टन तो नहीं होती, इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है। और जब वो इलेक्ट्रोक्यूट हो रही होती है तो दूसरी तरफ से उसकी गर्दन काट देते हैं, मतलब नस जो जगुलर वेन्स हैं वो काट देते हैं। जगुलर वेन्स काटने के बाद जब एक तरफ से वो कट रही होती है तो दूसरी तरफ से उसके पैर को, पिछले पैर में हुक लगा के चेन बांध रहे होते हैं और साथ में पुली उसको उल्टा टांग रहा होता है और कन्वेयर बेल्ट उसको खींचते हुए आगे ले जाती है। अब अगली भैंस नॉकिंग बॉक्स में आ गई। 1 मिनट के अंदर ये काम होना होता है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट चलता है 70 से 80 जानवर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी एक भैंस के लिए 1 मिनट से कम होता है कि वो आए, इलेक्ट्रोक्यूट हो, यहाँ से उसकी गर्दन कटे, वहां से उसके पैर में हुक बांधा जाए और उसको उल्टा कर दिया जाए। अब जो भैंस आगे जा चुकी है उसकी गर्दन फटी हुई है और उसका खून निकल रहा है। उसकी टांग, जो पिछली टांग है, वो 400 किलो का वजन झेलने लायक नहीं है, लेकिन उसका पूरा शरीर चरमरा रहा है क्योंकि वो 400 किलो उसकी पिछली टांग पे लटका हुआ है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो अपना पैर छुड़ा ले, किसी तरह वो बच जाए। अगले स्टेशन पे पहुंचती है। अब असेंबली लाइन में खड़े हुए हैं लोग एक एक स्टेशन पर। पहले स्टेशन पे पहुंची, पूंछ काटी गई। एक आदमी है, वो सिर्फ पूरे दिन पूंछ काट रहा है, पूंछ काट रहा है। अगली भैंस आई, पूंछ काटी, अगली भैंस आई, पूंछ काटी, सिर्फ पूंछ काटने का ही काम करता है। फिर भैंस कन्वेयर बेल्ट से आगे मूव कर जाती है। अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने खुर काटे। फिर अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने कान काटे। फिर अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने साइड से चीरा लगाया। अभी तक भैंस जिंदा है। साइड से चीरा लगाने के बाद किसी ने मशीन अटका दी, वो जो रोल करके उसके पूरी खाल को उतार देगी। उसकी पूरी खाल उतर गई, मशीन ऐसे रोल करके उसकी खाल को खींचते हुए ले गई। भैंस अभी जिंदा है और जीवन की आशा उसको अभी भी है। फिर अगले स्टेशन पे उसके जो पेट के अंग हैं उन सबको बाहर निकाला जाता है। अक्सर पाया जाता है कि उसका गर्भाशय, जो उन्हीं अंगों में से एक है, उसमें बच्चा भी था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि गाभिन भैंस कटे ना। कभी कभी भैंस को दूध देने से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है भैंस को मीट के लिए बेच देना। तो बहुत कॉमनली देखा है, चूंकि मेरी बदकिस्मती रही है कि मैंने उतने बूचड़ खाने देखे हैं जितने शायद किसी को नर्क में भी भगवान ने दिखाए। बट इतनी गाभिन भैंसों को काटा जाता है कि वो इमेजिनेशन से ही परे है। तो ये जो बाहर लोग सोचते हैं ना कि वो तो बच्चा देने वाली है तो उसको क्यों काटेंगे, डेफिनेटली काटेंगे। दूध देने पे उसको जितने पैसे मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा पैसे उसको बूचड़ खाने वाला देता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में इतना प्रॉफिट है। अब भैंस मर चुकी है,
और आगे कन्वेयर बेल्ट पे उसके बॉडी के और टुकड़े 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 किए जाते हैं। उसके बाद अगला, अब वो एक अलग रेल्म में पहुंच चुकी है। फिर उसका कार्कस प्रोसेसिंग सेंटर जो उसी के पीछे है, वहां पे भेजा जाता है। लोग वहां पे एप्रन वेप्रन पहन के बहुत सफाई से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी पैकेजिंग करते हैं, लेबल लगाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भेज देते हैं, जहाँ प्लेट फ्रीजर्स होते हैं, ब्लास्ट फ्रीजर्स होते हैं, जो -30 -35 डिग्रीज तक उसको रखते हैं। और उसके बाद रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में वो एक्सपोर्ट के लिए चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई वेटनरी एग्जामिनेशन है, ना कोई बेसिक कानून जो एक जानवर के आगे दूसरा जानवर नहीं काटना है, स्टनिंग करना मैंडेटरी है, अवयस्क जानवर नहीं काटा जाना चाहिए, गाभिन जानवर नहीं काटा जाना चाहिए, ये सब खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। और कोई क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये किले के अंदर बंद जैसी जगह है। यहाँ एक बंद ट्रक आती है जानवर लेकर, और एक बंद ट्रक निकलती है मीट पैकेज्ड लेकर। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस के मैटर्स चल रहे थे, हम किन्हीं पार्टीज को असिस्ट कर रहे थे उसमें, तब ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि हर स्टेट में एक स्लॉटर हाउस मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, और उस स्लॉटर हाउस मॉनिटरिंग कमेटी में ऐसे लोग होंगे जो प्रोमिनेंट पीपल हो, एनिमल वेलफेयर की समझ रखने वाले, जो मॉनिटर करें। तो ऐसी कुछ राज्यों की कमिटीज में मुझे रखा गया, क्योंकि मैंने ये पॉइंट आउट की हैं बातें। उसके बाद उन कमिटीज की इंस्पेक्शन कमिटीज बनी। उन इंस्पेक्शन कमिटीज में होने के नाते मुझे इंस्पेक्शंस करने जाना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि ये डिस्टेस्टफुल काम कोई करना नहीं चाहता, तो इसलिए मेरे ही पल्ले पड़ा, तो मैं ही अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट करती हूँ। जितनी गलतियां, वैसे तो स्लॉटर हाउस तो एब इनिशियो जिसको बोलते हैं, एब इनिशियो गलत है। किसी भी स्लॉटर हाउस को हम नहीं कह सकते कि अच्छा है। कोई अच्छा स्लॉटर हाउस इज बेसिकली लाइक अ अच्छा नर्क। तो मगर फिर भी हम स्ट्रिक्टली गोइंग बाय लीगल वायलेशंस कि क्या कानून में होना चाहिए, क्या नहीं है, करके जितनी ज्यादा गलतियां हम निकाल सकते हैं निकालते हैं। डिफिकल्ट है पहुंच। दिल्ली में ही एक गाजीपुर स्लॉटर हाउस है, यहाँ पे तो कोई कमेटी भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था। हमने वहाँ की मेयर के साथ, तो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफिकेशन के पहले की बात है, उनकी मेयर के साथ बोलचाल थी, तो उनको समझाया एक दिन कि सुबह सुबह जल्दी से चलते हैं बिना किसी को बताए, और आपके पास तो पावर है, क्योंकि गाजीपुर स्लॉटर हाउस की किलेबंदी किसी ने तोड़ी ही नहीं थी आज तक, कोई गया ही नहीं था। यहाँ तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज जिन्होंने उनको लाइसेंस दे रखा था, वो भी आज तक कभी नहीं गए थे। उनसे जब हमने पूछा खाद्य सुरक्षा विभाग से कि आपने इनको लाइसेंस कैसे दिया बिना इनके इंस्पेक्शन करे, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दे दिया हमने तो। सो वो चल रहा था बिना इंस्पेक्शन के तब तक। पहली बार जब मैंने मेयर मैडम, यहाँ पे सत्या शर्मा नाम की एक मेयर थी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनके ऑफिस गई मैं सुबह सुबह। मैंने कहा बिना किसी को बताए जल्दी जल्दी चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहां कितना बुरा हो रहा है। वो भी देखना चाहती थी, वो भी गई मेरे साथ। तब हमने ये पूरा जो इलेक्ट्रोक्यूट करना, रेस में भैंस को स्टन नहीं करके पानी डाल के तार छोड़ देना उसके ऊपर, जिंदा भैंस का कन्वेयर बेल्ट पे तड़पना, पहली बार उसको वीडियोग्राफ किया। और वो इतना शॉकिंग था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट। अब हम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम अलीगढ़ में या बुलंदशहर में या अन्य जगहों पर इसी प्रकार के देखते हैं, तो अब हमें मालूम है कि मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस होता ही गलत है। मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस ने चलना है 70, जैसा कि मैंने कहा 70-80 जानवर प्रति घंटा की दर से, यानी 1 मिनट में एक भैंस टांगी जानी है ऊपर।
और भैंस को मरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं साइंटिफिकली, तो 10 से 15 मिनट तो वो कन्वेयर बेल्ट पर ही जिंदा रहेगी। और कोर्ट के ऑर्डर में खास तौर पर एक डॉक्यूमेंट में ये सर्टिफाई करना है वेटनेरियन को कि भैंस को जिंदा रहते उल्टा नहीं टांगा गया। जो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस है उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 10-10 मिनट पे एक एक को चढ़ाएंगे तो कमर्शियली अनवायबल हो जाएगा। उनको तो 1 मिनट में एक भैंस को चढ़ाना ही चढ़ाना है, उल्टा टांगना ही टांगना है। अगर वो 10-10 मिनट पे चढ़ाएंगे तो वो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। सो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस तो होने ही नहीं चाहिए। फिर हमने ये भी जाके एक स्टडी किया कि मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस हाई एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं तो ना करो, मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस हाई मेंटेनेंस होते हैं तो हमने 4-5 स्लॉटर हाउसेस जैसे ट्रिवेंड्रम वगैरह वगैरह के निकाले कि वहां पे स्लॉटर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये इनकी कोई मशीन खराब हो जाती है और उसके रिपेयर में तो सरकारी फाइलें जब तक चलेंगी तब तक में 4 और चीजें खराब हो जाएंगी, तो मतलब बस एक बार खराब हुआ और खत्म। तो इसलिए वो स्लॉटर हाउस बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बनते हैं 150-200 करोड़ के। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी 150-200 करोड़ रुपए लगा के स्लॉटर हाउस बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उनसे नहीं चलता और कोई प्राइवेट कंपनी ले लेती है और फिर प्राइवेट कंपनी वहां से करती है एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सप्लाई फिर भी वही गली कूचे नाली की गंदी मीट शॉप से आता है। बड़े बूचड़ खाने बन जाते हैं एक्सपोर्ट वाले। और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़े विकसित और बढ़िया देश हमसे ले रहे हैं मांस, है ना। कोई हम यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहे मांस, हमसे लेते हैं वही गंदे मंदे देश। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लेती हैं या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ले लेती हैं, जो कुछ भी खा लेंगी वैसे भी। उनको तो बस चाहिए बल्क में, और हम सस्ता मांस बल्क में दे देते हैं। यही ड्राइव कर रहा है डेयरी की सारी क्रूरटी, क्योंकि डेयरी का बंदा भैंस को नहीं पालना चाहता, वो रखना ही नहीं चाहता। वो फटाफट ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करा के खटाखट 4-5 साल दूध निकाल के फट फट उसको चाहता है कि डिस्पोज कर दे स्लॉटर हाउस में। अच्छे पैसे वहां भी मिल जाएंगे। 60-70 हजार की भैंस आएगी, उससे साल 1.5 साल 2 साल काम कराया, बच्चे पैदा कराए 2-3 साल मैक्सिमम, उसके बाद 35-40 हजार की तो उसने स्लॉटर हाउस में बिक जाना है। तो नेट नेट प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है ना। द इकोनॉमी इज टू बिग। तो अगर एक्सपोर्ट ना हो, सिर्फ डोमेस्टिक भी रहे, तभी भी शायद क्रूरताएं कुछ कम हो पाए। लेकिन एक्सपोर्ट तो कंप्लीटली इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल एंड डेट्रिमेंटल है भारत के लिए। अगर हम सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखें, एनिमल इंटरेस्ट तो देखें ही सही, नेशनल इंटरेस्ट देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ मीट इज बैड फॉर अस। क्योंकि हम जितना मीट नहीं एक्सपोर्ट कर रहे और उससे नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा घातक तो हम अपने देश में रसायन फैला रहे हैं इन डेयरीज के माध्यम से। उससे ज्यादा पल्यूट कर रहे हैं हम अपने देश को डेयरीज के माध्यम से। उससे ज्यादा तो जंगल काट रहे हैं हम इन डेयरीज को बनाने के लिए। उससे ज्यादा तो हम अपने देश में जहर फैला रहे हैं इन डेयरियों के खातिर। और यही डेयरियां तो हैं जो मीट एक्सपोर्ट की फीडर्स हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मीट एक्सपोर्ट शुड स्टॉप। हमारे नागरिकों की जीवन बेहतर करने के लिए मीट एक्सपोर्ट शुड स्टॉप। एंड ऑल दीज मैकेनाइज्ड बूचड़खानास, ऑल दीज मैकेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट बूचड़खानास, ये हमारे देश के कानूनों के अनुरूप नहीं है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुरूप नहीं है। इनको रोकना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहां कोई नहीं जा सकता, जहां 10-10 फुट ऊंचे गेट होते हैं, जिनको अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन भी इतनी मुश्किल से करना पड़ता है कि अगर इनको भनक भी लग जाए तो ये ऑपरेशन ही बंद कर देंगे। आप जाइए, खाली बूचड़खाना है, अल कबीर और जो भी है ये। सो
दीज आर द प्रॉब्लम। बाकी जो बूचड़खाने हैं इनके इंस्पेक्शन, अब जैसे कुछ तो एरियाज होते हैं, एक और एग्जांपल बताती हूँ। कैलकाटा गई मैं, तो वहां पे कुछ ग्रुप्स आए, अच्छे वेल मीनिंग लोग शायद, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, ये वो करके कुछ लोग आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा जी बहन जी बहुत गौकशी हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ जी कहाँ हो रही है, मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ हो रही है, आप मुझे बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी, कुछ तो करते हैं। चलिए हम मुख्यमंत्री मैडम से मिलते हैं, मगर एक बार इन जगहों को चल के देख लेते हैं, कम से कम मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह तो सकूंगी कि मैंने देखा ये यहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ हाँ एक जगह है, उसका नाम है मठिया ब्रुज, पोर्ट एरिया में है, कलकत्ता में ही, मगर हम तो नहीं जा सकते वहां पे, तो बहुत खतरनाक जगह है, आपको हम एक बना के दे देते हैं मैप, आप चले जाओ। तो महिला होने का नुकसान भी हो सकता था, बट एनीवे मुझे लगा कि चलो जैसे भी लोग हैं भले लोग हैं, नहीं जाना चाहते बुरी जगह पर, मुझे भेज रहे हैं, मैं ही चले जाती हूँ। तो रात को पहुंची मैं टैक्सी करके, चूंकि मैं वहां पे अपनी, तो मेरे कोई वाहन नहीं था, टैक्सी करके मैं पहुंची। टैक्सी वाले को भी लगा कि ये पागल तो नहीं हो गई, ये मटिया भूज क्यों जा रही है रात को। फिर गए तो सही, वहां पे ये हाल था कि बूचड़ खाना तो छोड़िए, वो बूचड़ का इलाका है, वहां पे इतने लोग रहते हैं कि सबके इकट्ठे रात को सोने की भी जगह नहीं है। आधे लोग दिन में सोते हैं उन्हीं बिस्तरों में, आधे लोग रात को सोते हैं, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, प्रोबेबली पड़ोसी देश के आए हुए लोग हैं, उनके पास कुछ रहने के लिए नहीं है, तो वो वहां पे आधे आधे टाइम में सोते हैं। तो जब सोने की जगह नहीं है तो गाय काटने की जगह कहां से होगी, तो गाय तो काटेंगे सड़क पर। अब जिस सड़क पर गाड़ी जा रही है उस सड़क पर दोनों तरफ चबूतरे से बने हुए हैं जिसमें खूंटे लगे हैं, और दोनों तरफ गायें कटने की अलग अलग अवस्था में खड़ी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस गले में छुरा मारा और काट दिया, वहां पे एक विभत्स प्रकार का अलग स्लॉटर होता है। वहां पहले काटते हैं थन, दोहते हैं पहले दूध, फिर काटते हैं थन, जिससे थन में अगर जो दूध रहता है वो एक बहुत ही इनकी खास प्रकार की डिश में काम आता है, क्योंकि उसका जब कीमा बनाते हैं और उसको कबाब को सेकते हैं तो उसमें जले हुए दूध की स्मेल आती है, और उसको बहुत नियामत माना जाता है, कोई बहुत खास माना जाता है। इसलिए दुधारू गाय का थन का कीमा इज समथिंग वेरी हाई प्राइस्ड। इस प्रकार तो वहां गाय कटती, और दोनों तरफ, और खून बह रहा है सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक नजर जाएगी गायों की एक नदी सी है, सफेद गाय, लाल खून सब तरफ, जहां जहां तक भी देख सकते हैं। तो गई मैं वहां, और मन तो किया कि कुछ, मतलब खून तो खौलता है, लेकिन अपनी क्षमता का भी पता रहता है। तो उसके बाद सीधे वहां के थाने में गई, उनके ऊपर सारा गुबार निकाला गुस्से का कि कुछ करते नहीं हो। उन्होंने कहा जी हम हैं यहाँ पे 10 लोग और ये हैं 5 लाख, और हमारे उच्च अधिकारियों से हमें कोई ऑर्डर नहीं है, शर्म तो हमें अपने ऊपर बहुत आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। रिटन कंप्लेंट दी मैंने, उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट भी लिख लेंगे, लेकिन हमें पता है कि इस पे क्लोजर लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट फंडेड एक्सरसाइज है। इसके बाद मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप लोगों की जो वहां पे वो अपने छोटे से थाने में दुर्गा पूजा बना रहे थे, मैंने कहा आप लोगों की आत्मा ही मर चुकी है, आप क्या ही पूजा कर रहे हो। जब आपको मालूम है कि दिन रात लाखों गायें इस एरिया में कट रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति का पूजा। मैंने कहा अपनी आत्मा को थोड़ा जगा लीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह, क्योंकि वहां पर उस एरिया के अंदर वो कभी घुसते ही नहीं थे। क्यों नहीं घुसते थे? क्योंकि उनका एक पुराना डेप्यूटी कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर, उसने कुछ रोकने की कोशिश करी उस एरिया के अंदर जाके किसी प्रकार के वायलेशन को,
और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको नाले में फेंक दिया गया, आईपीएस ऑफिसर को। तब से पुलिस वालों ने ठान लिया कि हम अंदर जाएंगे ही नहीं, हम बाहर एक थाने में एक कुकून में बैठे हुए हैं सुरक्षित, हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पे अपनी दुर्गा पूजा मनाएंगे, हम तो अंदर घुस के भी नहीं देखेंगे। जब मैंने इतनी जिद करी और जब उन्होंने देखा कि मैं होके आई हूँ और मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ वो जाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम आपकी गाड़ी में जाएंगे, और हम वर्दी में नहीं जाएंगे वरना तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। किसी तरह मैं वहां उनको 2-3 लोगों को लेके गई। बहुत साल तक उनके फिर मैसेजेस आते रहे कि अब हमारा ट्रांसफर हो गया है लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं वगैरह। हमने उसके बाद कोशिश करी वहां पे मुख्यमंत्री मैडम से बात करने की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, जो गायों के ट्रक पहले उनके घर के आगे से निकलते थे, उन्होंने कहा उनको बहुत दिल में दर्द होता है कि वो आगे से ऐसे देखती हैं गायों के ट्रक्स जाते हुए मठिया भुज की तरफ, उन्होंने कहा पीछे से जाएंगे जिससे उनको दिखाई ना पड़े। इतना किया उन्होंने, उसके अलावा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। सो दैट वाज वेस्ट बंगाल। केरला और भी अमेजिंग है। केरला में एक अजीब प्रकार का स्लॉटर होता है जिसमें वो गाय को लेते हैं और उसके माथे पर हथौड़े मारते हैं। इफ यू गूगल फॉर हैमर स्लॉटर यू विल प्रोबेबली फाइंड द वीडियोस, अदरवाइज आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट। ऑल्दो हैप्पी टू शेयर इट कहना एक सेंटेंस है, नोबडी कैन बी हैप्पी शेयरिंग दैट। इट्स अ हॉरिबल वीडियो वेयर बच्चियों को आंख पे कपड़ा रख के और हथौड़े मार रहे हैं सर पे, और फिर वो गिर रही है उठ रही है, फिर उसको हथौड़े मार रहे हैं, फिर गिर रही है उठ रही है, फिर हथौड़े मार रहे हैं। तब तक हथौड़े मार रहे हैं जब तक उसका क्रेनियल फ्रैक्चर नहीं हो जा रहा और जब तक वो पड़ नहीं जा रही कि अब तो उठ ही नहीं पाएगी। उसका खोपड़ा जब तक फूट ना जाए तब तक उसको हथौड़े मारे जाते हैं, और फिर उसके बाद रेत की उसकी गर्दन काटी जाती है, और इसको वो कहते हैं हैमर स्लॉटर। और मान्यता ये है कि अगर हथौड़े मार मार के सर फोड़ा जाए उसके बाद काटा जाए तो मांस स्वादिष्ट हो जाता है। ये उनकी मान्यता है। और ये कैसे आई? ये आई अल्प ज्ञान से। एक कोई अंग्रेज महिला आई थी इंडिया, उनको लगा कि स्टनिंग सिखाते हैं यहाँ के जाहिल लोगों को। उन्होंने स्टनिंग सिखानी शुरू करी केरला में। उन्होंने कहा कि ये है स्टन मशीन, और लोगों को स्टनिंग के लिए प्रेरित करना था, तो एनिमल वेलफेयर का कि ये इससे कम से कम जानवर को दर्द कम होगा, ये रीजन देने से अच्छा उन्होंने सोचा कि इन्हीं के फायदे का रीजन बताते हैं ना। उन्होंने रीजन ये बताया कि इससे मांस स्वादिष्ट हो जाएगा, तो वो कुछ पेलेट गन्स देके चली गई। अब पेलेट गन्स की पेलेट तो एक दिन खत्म होनी थी, पेलेट गन की पेलेट तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों को तो स्वादिष्ट मांस चाहिए। और द पावर ऑफ सजेशन ना, जब उसने कह दिया कि ये तो मांस स्वादिष्ट करने की तरीका है सर पे धक्का देना, तो उन्होंने कहा अरे पेलेट खत्म हो गई, गन फेंको, हथौड़ा उठा लो, सर पे हथौड़े मारेंगे, जब तक हथौड़े से उसका सर ना फूट जाए हम तो काटेंगे ही नहीं। अब वो इतनी मैन पावर इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं। जब एक कंप्लेंट लेकर फिर हम चीफ मिनिस्टर के पास गए, वहां पे उमन चांडी तब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसको रोक दूंगा। पहले तो उन्होंने वो वीडियो देखने से इनकार कर दिया, फिर हमने जबरदस्ती बैठा के उनको वीडियो दिखाया, वो कुर्सी से गिरते गिरते बचे। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको बदल देंगे, लेकिन आप जाके पहले पूरे केरला के सारे स्लॉटर हाउसेस की रिपोर्ट बना कर लाइए। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे काला महीना था, जब एक 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 डिस्ट्रिक्ट में जाके हर स्लॉटर हाउस में देख के वहां की रिपोर्ट बना के मुझे कंपाइल करके तैयार करनी थी, जिससे कि वो चीफ मिनिस्टर हैमर स्लॉटर को बैन कर सके। कोई और नहीं था ये काम करने के लिए, ये कोई नहीं करना चाहता। किया मैंने। ट्रकें आई मेरे सामने तमिलनाडु से, गायों से भरी हुई, उनकी आंखों के अंदर मिर्ची डाली हुई थी, क्योंकि ट्रक का चैसी बढ़ाकर उसमें ज्यादा गायें इकट्ठी कर खड़े हो जाएं
और सबको खड़ा खड़ा करके रखा गया था, जिससे कम एक ही व्हीकल में ज्यादा जानवर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएं। और वो जब जिस प्रकार वो खड़ी हुई थी और 4 दिन की जर्नी थी, तो कोई तो थक के बैठेगा ना, कोई खाना पीना थोड़ी ना मिल रहा है रास्ते में, कोई तो थक के बैठेगा, जो बैठेगा वो कुचला जाएगा और फिर उसका मांस खराब हो जाएगा। इसलिए सब भैंसें खड़ी रहे और दर्द से छटपटाती रहे, उनकी आंख में मिर्ची डाल देते हैं। सिर्फ एक जगह में मेरे टूट गई और मैंने पानी की बोतलें मंगा के सबकी आंखें धोनी शुरू करी जब वो स्लॉटर हाउस में पहुंच चुकी थी। बहुत ही वेस्टफुल एक्सरसाइज, प्रैक्टिकली देखे तो क्या ही मतलब है उसका, 10 मिनट बाद तो उसने कटना है। बट करते हैं हम जो भी हमें करना है। इतना डिफिकल्ट है स्लॉटर का काम। बहुत सारे लोगों को जरूरी है कि समझें, कानून को समझें, पॉलिसीज को समझें, अपने डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज के साथ, अपनी स्टेट के अथॉरिटीज के साथ बात करें, अपने एरिया में हो रहे अवैध स्लॉटर के खिलाफ एक्शन लें। इसके ऊपर चाहे तो हम एक स्पेसिफिक सेशन रख सकते हैं जहाँ पे हम सिर्फ कंप्लायंसेस की बात करें कि एक स्लॉटर हाउस है या कोई कहीं पे भी जानवर कट रहे हैं तो क्या लीगल कंप्लायंसेस मैंडेटरी हैं, और फिर उन लीगल कंप्लायंसेस को आप कैसे एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी आप कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो। मगर ये एक लंबा सेशन होगा क्योंकि ये बैलेंस बना के, कहीं ऐसा गलतियां भी हो जाती हैं। आई टेल यू कैसे गलती हो जाती है। बहुत पहले यहाँ पे ईदगाह नाम की जगह थी दिल्ली में, जहाँ पे 25, 30, 50 भैंसें कटा करती थी रोज। लोगों ने कहा क्या गंदा मंदा कटता है, ये ठीक नहीं है और ये वो, और सीधे पहुंच गए झटके में कोर्ट, बिना सोचे समझे कि आपके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कहीं आप इंडस्ट्री को कंसोलिडेट तो नहीं कर दे रहे हो, कहीं उसका लैशबैक ये तो नहीं हुआ कि उससे बुरा हो जाए। उससे बुरा ही हुआ। कोर्ट ने मामला एडमिट किया, बोला कि बिल्कुल ईदगाह में जानवर नहीं कटेंगे। गवर्नमेंट ने उल्टे कहा अच्छा ठीक है तो फिर हम स्लॉटर हाउस बना देते हैं। अब स्लॉटर हाउस ऐसा बन गया कि वहां पे तो 1,500 भैंसे रोज कट रही है। उसके अलावा अब 14-15 हजार बकरे भी रोज कट रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो एग्रीवेट हो गई ना। और पहले तो मैनुअल स्लॉटर हो रहा था, अब तो गाजीपुर स्लॉटर हाउस में तो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हो रहा है, भैंस उल्टी लटक रही है। तो ये बेहतर कैसे हुआ? एक्शन तो हुआ बट डेट्रीमेंटल हो गया। तो समझ बूझ कर आगे काम करना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बहुत कुछ डिटेल्स हैं स्लॉटर के जो हम एक डिफरेंट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैम, एक फॉलोअप था उसी के ऊपर कि चलो अब तो पीएफए काफ़ी बड़ा हो चुका है, आपका नाम काफ़ी है, लेकिन जिस वक्त ये पूरी चीज़ चल रही थी तब आपके ऊपर डेथ थ्रेट्स पे तो काफ़ी आए होंगे ना, कि आपको ही, क्योंकि आप उन सबको रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके अंदर जा जाकर, तब तो भारत में ऐसा हुआ भी नहीं करता था। तो उससे फिर आपने कैसे डील किया और कैसे आप आगे? धमकी तो धमकी तो कायर लोग देते हैं, और कायरों से क्या डरना। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए कि हम देख लेंगे, अब निकल के देखना वाली चीजें। मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी किसी इस प्रकार की धमकी से डर नहीं लगा। ना ही मैंने कभी कोई, हाँ ड्यू प्रिकॉशन सबको लेना चाहिए और ड्यू प्रिकॉशन मैंने हमेशा लिया। ऐसी कोई बहुत अधिक बहादुरी दिखाकर अपने आप को जहां तक सेफ गार्ड कर सकी किया, और कैलकुलेटेड रिस्क लिए। लेकिन
जो लोग जनरली ऐसे धमकी देते हैं वो कायर ही होते हैं और वो कुछ नहीं करते। मेरा पाला कई प्रकार के माफियाज कहें या जो भी कहें क्रिमिनल्स से पड़ा। किसी ने लालच देने की कोशिश करी, किसी ने धमकी देने की कोशिश करी। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी आए कि ये देख लो वरना हम इसको ये कर देते हैं, बट जिसने कफन सर पे बांधा हुआ है उसको क्या ही डर लगेगा किसी से। सो आई हैव नॉट फेल्ट एनी थ्रेट फ्रॉम एनीवन। बोलते हैं लोग बट इट जस्ट डज नेवर फेल्ट इट। थैंक्स अ लॉट मैम। सबसे आसान सवाल था।